हाय दोस्तों, दिस इज जीएम इंटो सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकिंग वाला। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज हम लोग क्या देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी का थर्ड पार्ट। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत लंबा हो गया बट जरूरी था, मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत कुछ पढ़ने को होता है। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग आज भी देखने वाले हैं कि जो भी चीजें कल बची रह गई थी उन्हें थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो कल मैंने आपको पहले पढ़ाया था, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी का जो एम होता है वो होता है प्राइस को कंट्रोल करना, है ना। तो मॉनेटरी अथॉरिटी किसके हाथ में होती है, सबसे जरूरी बात ये थी। प्राइस के कंट्रोल करने की बात हो रही है। एक इकोनॉमी में सारी प्राइस को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो ये ओवरऑल जिसके हाथ में आएगा, ये आरबीआई के हाथ में आएगा, क्योंकि आरबीआई के पास में मॉनेटरी अथॉरिटी होती है। तो ये तो कल हमने चैप्टर में पढ़ लिया था। आरबीआई ही होता है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के प्राइस को स्टेबिलाईज करता है, लेकिन इसके साथ में एक जो बहुत बड़ा एम और होता है वो होता है ग्रोथ को देखना। तो ये दोनों काम आरबीआई ही करता है। अब जरा देखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा, ताकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो भी है उसको सही की जा सके, ओवरऑल कह सकते हैं इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा सके, इंटरेस्ट रेट को सही से रखा जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्राइस स्टेबल और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों रहे। तो ये आप लोग कह सकते हो। अब बात आती है कि अगर बन रहा है मॉनेटरी पॉलिसी तो इसको बनाने के लिए कौन है। तो मैंने आपको कल बहुत बढ़िया से एक बात समझाई थी कि मॉनेटरी पॉलिसी अगर बन रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए आरबीआई होता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है, लेकिन आरबीआई तो ऑर्गेनाइजेशन है, तो आरबीआई के अंदर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है सेक्शन 45ZB के मुताबिक, आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से, और इसको बनाया जाता है। तो इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। आरबीआई के 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य सरकार चुनकर लाती है। आरबीआई के जो 3 सदस्य होते हैं उसमें एक तो आपके आरबीआई के गवर्नर होते हैं जो कि चेयरपर्सन होंगे इस पूरी कमेटी के। डिप्यूटी गवर्नर्स में से कोई एक सिलेक्ट होता है, और एक कोई ऑफिसर होता है आरबीआई के अंदर का। ये 3 होते हैं जो आरबीआई के होते हैं। 3 को गवर्नमेंट सेलेक्ट करके लाती है। फिलहाल में ये 3 आशिमा गोयल, जयंत वर्मा, शशांक भिड़े हैं। इसके अलावा कल हमने देखा जो मेंबर्स हैं वो जनरली जो आपके 3 जिन्हें सरकार अपॉइंट करके लाती है 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। जो एपीसी है ये डिटर्मिन करता है कि रेपो रेट कितना होना चाहिए। बोला गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी साल भर में कम से कम 4 बार इनकी मीटअप हो, और हर एक मेंबर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है, जब भी उनको चुनाव करना होता है, जब भी उन्हें डिसीजन लेना होता है अपने मीटिंग में, तो उनके पास एक वोट होता है। अगर कभी भी एक 6 के 6 मेंबर्स में क्लैश हो जाता है तो ये गवर्नर होता है जो कि उसे सॉर्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी अगर बन रही है और मॉनेटरी पॉलिसी से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी चाहती है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, तो ज़रूरी है कि इंस्ट्रूमेंट्स पे ध्यान दिया जाए। इंस्ट्रूमेंट 2 तरीके के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में 2 फिर आ जाएंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और क्वालिटेटिव में फर्दर 2 होते हैं जो हम आज के सेशन में कर लेंगे। क्वांटिटेटिव में मैंने आपको सीआरआर बताया था। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, एक ऐसा कैश जो रिजर्व में रखा जाता है आरबीआई के पास एनडीटीएल के मुताबिक। एनडीटीएल क्या है कल मैंने आपको बता दिया था। एसएलआर का मतलब होता है कि एक ऐसा वो अमाउंट एनडीटीएल का जो सभी बैंक्स अपने खुद के पास रखते हैं। सीआरआर में सिर्फ और सिर्फ कैश ही रख सकते हैं, लेकिन एसएलआर में कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तीनों रख सकते हैं। सीआरआर, एसएलआर, कभी भी अगर आरबीआई चाहता है मार्केट में से मनी को कम करना, तो वो सीआरआर एसएलआर को बढ़ाकर वो मनी अपने पास ले लेता है, क्योंकि वो पैसा एक ही है, या तो वो मार्केट में रहेगा या तो आरबीआई के पास रहेगा। तो वो पैसा अगर मार्केट से उठाना चाहता है तो वो बैंक के ऊपर दबाव डालेगा, सीआरआर एसएलआर बढ़ाकर। बैंक चाहे ना चाहे उस पैसे को जमा करेंगे आरबीआई के पास। तो पहला ये काम होता है। कभी अगर आपसे एग्जाम में घुमाकर पूछा जा रहा है कि आरबीआई ने सीआरआर एसएलआर को बढ़ा दिया, इसका क्या सेंस है, इसका सीधा सा सेंस है आरबीआई चाहता है लिक्विडिटी को अपनी तरफ खींचना या मार्केट से पैसे निकालना। तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। सीआरआर एसएलआर काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस तो होगा कि सीआरआर के केस में सिर्फ और सिर्फ कैश रखा जा सकता है, जबकि एसएलआर के केस में कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तीनों रखा जा सकता है। सीआरआर का डेफिनेशन सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट में है। एसएलआर का डेफिनेशन सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में है। सीआरआर आपका इंक्रीमेंटल सीआरआर भी हो सकता है, वो 0 से 100% जा सकता है। इन जनरल 3 से 15% रखा जाता है, लेकिन सीआरआर समय पे आपका 0 से 100% भी हो सकता है। 100% को इंक्रीमेंटल सीआरआर कहते हैं, जो तब लागू किया गया था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। एसएलआर का मैक्सिमम लिमिट आपका 40 हो सकता है, 0 से 40% तक वैरी कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है।
फिर हमने पढ़ा था, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, कभी भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो किसी भी इकोनॉमी का शत्रु है। इस शत्रु से लड़ने के लिए आरबीआई अपनी फौज तैयार करेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रूप में, और उनकी फौज का हथियार होता है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जिसका यूज करके वो अपने शत्रु से लड़ लेता है। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी जिससे हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। बात ये थी, जैसे हम अगर बैंक से लोन लेंगे तो बैंक हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगाता है, और अगर बैंक के पास हम अपने पैसे जमा करते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। ठीक उसी तरह से कभी भी बैंक अगर आरबीआई के पास जाकर लोन लेता है तो आरबीआई उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता है, लेकिन अगर बैंक जाकर अपने पैसे डिपॉजिट करता है आरबीआई के पास तो बैंक उसे इंटरेस्ट पे करता है। फिर मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, एक सिनेरियो इमेजिन करने को मैंने आपसे कहा था। सिनेरियो ये था कि एसबीआई आरबीआई से लोन ले रहा है। पहले सिनेरियो में मैंने आपसे कहा था कि एसबीआई आरबीआई से शॉर्ट टर्म का लोन ले रहा है 100 करोड़ का। अगर ये शॉर्ट टर्म है तो आरबीआई एसबीआई के ऊपर कोई ना कोई कोलैटरल चार्ज करेगा कि आप कुछ गिरवी रखो, तो आरबीआई को एसबीआई वो गिरवी देगा, शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले जाएगा, और जो ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया गया इस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है इसी को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट, यानी कि रीपरचेज अग्रीमेंट। आरबीआई ने सीधा एसबीआई से कोई चीज़ परचेज करी है और उसके बदले में उन्हें मनी दिया, तो इसे रीपरचेज अग्रीमेंट कहते हैं। जनरली ये 5 करोड़ तक का हो सकता है, उससे ज़्यादा का ही लोन लेना होता है। ठीक है, चाय पानी के लिए लोन नहीं दिया जाता है, 5 करोड़ से ज़्यादा का ही लोन दिया जाएगा, और मैक्सिमम हो सकता है 0.5% ऑफ एनडीटीएल। ये सभी एलिजिबल क्लाइंट्स के लिए होता है सरकार की, सॉरी आरबीआई की। फिर बात आती है अगर एसबीआई जा रहा है आरबीआई से 24, सॉरी मैंने अगर डेज लिखा था तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपका ये आपका 24 आवर्स है। ठीक है, तो ये 24 आवर्स के लिए लोन लेने जाता है एसबीआई आरबीआई से, तो इसे आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो कि एमएसएफ होगा, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब एक ऐसा फैसिलिटी है जो कि बैंक्स आरबीआई से ले सकते हैं 24 घंटे के लिए। जब भी ये लोन लिया जाता है तो इस पर रेपो रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, क्योंकि ये कम समय के लिए है और ये नीडी होता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो आरबीआई भी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए बाजी मार लेता है और ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर देता है। बैंक चाहे ना चाहे उसे वो इंटरेस्ट देना ही है। इस लोन को 24 घंटे के लिए लिया जा सकता है। 24 घंटे में आप लोग 3 दिन को डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि एक दिन 8 वर्किंग आवर होता है, और ये वर्किंग आवर की ही बात होती है, यहाँ पे कभी नॉन वर्किंग आवर की हम बात नहीं करते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये 3 दिन का है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और हो जाती है वो ये हो जाती है कि ये मैक्सिमम 2% ऑफ एनडीटीएल हो सकता है और मिनिमम 1 करोड़ हो सकता है। तो दीज आर सम वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी रिमेंबर। सभी लोग इसे याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड टर्म की, जो कि है, फिर से देखो मैंने आपको बताया था कि एसबीआई आरबीआई से लोन ले रहा है। एसबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई से लोन ले रहा है। तो फिर से बातें हम वही करेंगे। ये हो गया आपका एसबीआई, और फिर ये जाता है कहाँ, आरबीआई से लोन लेता है। इस बार इन्होंने कहा भैया मुझे 100 करोड़ लोन दे दो। कितना लोन दे दो, 100 करोड़ लोन दे दो। ठीक है, तो इस बार इन्होंने कहा भैया मुझे 100 करोड़ रुपए लोन दे दो। इन्होंने कहा ठीक है चलो ले जाओ तुम 100 करोड़ का लोन। कितने देर के लिए चाहिए, इन्होंने कहा थोड़े लंबे समय का लोन चाहिए। तो इन्होंने कहा मुझे इस बारी कुछ लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। क्या चाहिए, मुझे इस बारी कुछ लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है चलो, तो इन्हें लॉन्ग टर्म लोन दे दिया गया। ओके वेल एंड गुड, क्या किया गया, इन्हें लॉन्ग टर्म लोन दिया गया। अभी जाने लगे तो आरबीआई इन्हें रोका और पूछा कहाँ चल दिए भैया, अब ये बताओ कि तुम वापसी में हमें कितने रुपए दोगे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कितने रुपए चाहिए। इन्होंने कहा देखो भैया वापसी में हमें कम से कम 106 करोड़ 15 लाख तो चाहिए। इन्होंने कहा इतना तो यार 24 घंटे पे तुम लेते हो, अब लंबे समय के लिए ले जा रहे तो भी मांगोगे। तो इन्होंने कहा हाँ ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, और ये वाला इंटरेस्ट रेट हमेशा वही रहेगा जितना एमएसएफ रहेगा, यानी कि जितना भी एमएसएफ डिसाइड किया गया है ठीक उतना ही बैंक रेट रहेगा, और ये हमेशा अलाइन करके रहता है। ठीक है,
और एक और भी बात याद रखिएगा कि जो बैंक रेट है, जो बैंक रेट होता है, ये बैंक रेट में कभी भी कोलैटरल की रिक्वायरमेंट एज सच अब नहीं होगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि विदाउट एनी काइंड ऑफ कोलैटरल आरबीआई जो है बैंक्स को लोन देता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो ये बात आप लोग जरा ध्यान रखिएगा कि विदाउट एनी काइंड ऑफ कोलैटरल, ठीक है। डिपेंड करता है, पहले क्या कहते थे, रीडिस्काउंटिंग रेट अगर इसको हम कंसीडर कर रहे हैं तो किसी कोलैटरल को रखा जा रहा है, उस पर डिस्काउंट लगा कर दे रहा है। लेकिन अभी अगर हम लोग सिनारियो देखते हैं तो देखो बेसिकली क्या है कि ये लंबे समय का लोन दे रहा है, समय समय के साथ जो एमपीसी है इसमें भी कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हम एसडीएफ और रेपो देखेंगे तो उसमें भी रिवर्स रेपो देखेंगे, उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स्ड रेपो और डिफरेंट मिलेंगी, तो वो भी आप एक बार देख लेना। खैर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जब बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है और ये लोन देता है आरबीआई सभी बैंक्स को। इस लोन को दिया जाता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो उतना ही रखा जाता है जो कि एमएसएफ में है। साथ ही साथ में एज सच अभी कोई इनको कोलैटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो विदाउट एनी कोलैटरल यहाँ पर लोन दिया जाता है, यहाँ पे कोलैटरल की अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके हो गए, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हो कि आरबीआई जब भी बैंक्स को लोन देता है, ठीक है, आरबीआई जब भी बैंक्स को लोन देता है तो 3 तरीके से लोन दे सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी हो गई जब आरबीआई 24 घंटे के लिए लोन दिया तो एमएसएफ कहलाया। जब आरबीआई शॉर्ट टर्म का लोन दिया तो रेपो रेट कहलाया। और जब आरबीआई लॉन्ग टर्म का लोन दिया तो बैंक रेट कहलाया। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी, जितना एमएसएफ होगा ठीक उतना बैंक रेट होगा, यानी जो भी एमएसएफ है बैंक रेट सेम अलाइंड होता है और एमएसएफ और बैंक रेट हमेशा रेपो से ज़्यादा होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में अगर पूछे तो आप आसानी से इसे कर सको। तो ये हो गया लोन वाला सिनेरियो। अब ज़रा ये चीज़ आप लोग इधर शिफ्ट कर लीजिएगा, बिकॉज इधर जगह नहीं थी तो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। बेसिकली लोन वाला सिनेरियो यहाँ पर मैं आपसे लिख देती हूँ, इन सबको हटा देती हूँ। ये हो गया हमारा लोन वाला सिनेरियो, ठीक है। ये सेकेंड सिनेरियो है, जैसे हम लोग जाते हैं पैसे डिपॉजिट करने वैसा बैंक भी जाता है आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करने। तो चलो देखते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। देखो अब जरा एक सिनेरियो सभी इमेजिन करो, ठीक है। इस बार जो एसबीआई है, इस बार जो एसबीआई है ये आरबीआई के पास अपना पैसा डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। तो इस बार जो एसबीआई है, एसबीआई इज डिपॉजिटिंग मनी विथ आरबीआई, ठीक है। तो एसबीआई क्या कर रहा है, अपना पैसा डिपॉजिट कर रहा है आरबीआई के पास, ओके। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग इनकी 2 अलग अलग कंडीशंस को पढ़ लेंगे, ओके। ओके तो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इनकी 2 अलग अलग कंडीशंस को पढ़कर चल रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन देखो, सबसे पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन है कि एसबीआई जाता है और ये 100 करोड़ का डिपॉजिट करता है आरबीआई के पास। एसबीआई गया और ये 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट किया आरबीआई के पास, ठीक है। आरबीआई ने इनके पैसे ले लिए और आरबीआई बिल्कुल खुश, कहा ठीक है तुम्हारे पैसे हम बिल्कुल सही रखेंगे, तुम निश्चिंत होकर जाओ। इन्होंने कहा ठीक है जा रहे हैं, लेकिन ये बताओ वापसी पे कितने पैसे मिलेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, 100 करोड़ दे रहे हो, 100 करोड़ दे देंगे। तो इन्होंने कहा अच्छा 100 करोड़ दे रहे हैं, एक तो तुम कोई गारंटी नहीं मुझे दी है कि तुम मुझे पैसे वापस करोगे या ना करोगे, और इसके साथ में ये भी बोल रहे हो कि 100 करोड़ का 100 करोड़ वापस करोगे, ऐसे कैसे चलेगा। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया तुम इतनी शिकायत कर रहे हो तो सबसे पहला एक काम करो, मेरी तरफ से कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखो, मेरी तरफ से कोई कोलैटरल रखो। दूसरा, मैं तुम्हें 100 करोड़ का
103 करोड़ 35 लाख देने को तैयार हूं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें 100 करोड़ का 103 करोड़ 35 लाख देने को तैयार हूं। ठीक है, अब सोचो कि ये 103 करोड़ 35 लाख ही क्यों दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलती हूँ तो जरा आप लोग सोचो कि ये 103 करोड़ 35 लाख यही क्यों दे रहे हैं, जरा सोचो तो। क्योंकि 103 करोड़ में 3 करोड़ 35 लाख जो है ये 3.35% इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई एसबीआई को देगा जब उनके एक्सेसिव पैसे उनसे लेगा तो। ठीक है, अगर उनके एक्सेसिव पैसे उनसे लेगा तो ये उन्हें 3.35% इंटरेस्ट देगा और इस इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है वो इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई बैंकों को देता है जब वो उनके डिपॉजिट लेता है और इसके साथ में उसे वापस में, इस केस में कुछ ना कुछ आरबीआई उन लोगों को कोलैटरल भी देता है कि ये भी ले जाओ। दूसरा केस देखो, फिर से एसबीआई डिपॉजिट करता है कुछ पैसा आरबीआई के साथ, तो फिर से एसबीआई ने कुछ पैसे आरबीआई के पास में डिपॉजिट किए हैं। ठीक है, अब एसबीआई जाएगा और बोलेगा ये पैसे रख लो, आरबीआई कहेगा ठीक भैया मैं रख लेता हूं, तुम एकदम निश्चिंत हो जाओ। इन्होंने कहा ठीक है, वापस आएंगे तो कितने पैसे दोगे? तो इन्होंने क्या कहा, 100 करोड़ दे रहे हो, 100 करोड़ वापस करेंगे। एसबीआई ने कहा ऐसे कैसे चलेगा, अगर मैं तुम्हें 100 करोड़ दे रहा हूं तो। ठीक है, एसबीआई ने क्या कहा कि अगर मैं तुम्हें 100 करोड़ दे रहा हूं तो मुझे इसके बदले में कम से कम 105 करोड़ 65 लाख चाहिए। कितना चाहिए? 105 करोड़ 65 लाख। अच्छा 56 लिख रही हूँ, 65 बोल रही हूँ। ठीक है, तो आरबीआई ने कहा इतने पैसे वापस लोगे? इन्होंने कहा हाँ मुझे ये सारे पैसे चाहिए। इन्होंने क्या कहा, चलो ठीक है भैया ले जाओ। तो इस केस में इन्हें 105 करोड़ 65 लाख वापस दे दिए गए कि ठीक है तुम ये पैसे ले जाओ आराम से और इससे ऐश करना। ठीक है, तो अब जब एसबीआई अपने पैसे वापस कर रहा है और वापस आएगा तो उसे कितने पैसे मिल जाएंगे? 105 करोड़ 65 लाख मिल जाएंगे। लेकिन आरबीआई ने कहा जब तुम्हें मैं इतने सारे इंटरेस्ट दे ही रहा हूं तो मैं तुम्हें कोई कोलैटरल नहीं दूंगा। तो इस केस में जो कोलैटरल है ये नहीं दिया जाता है, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ के कंपैरिजन में ऑलरेडी हायर है, तो कोई कोलैटरल नहीं दिया जाता है। ये समय समय की बात है, अगर आरबीआई को लगता है कि मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं तो इस रेट को कुछ बढ़ा देगा और बैंक्स देखेंगे कि इतने ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्यों ना हम जमा कर दें। जैसे हम लोग भी सोचते हैं कि अगर बैंक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे तो हम वहाँ पे पैसे जमा कर दें। सिमिलर वही होगा, यहाँ भी बैंक सोचेंगे कि अगर मुझे अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं तो क्यों ना मैं यहाँ पैसे जमा कर दूँ। बैंक्स पैसे जमा करेंगे और इससे बैंक्स को आराम भी हो जाएगा कि उनके पैसे सिक्योर पड़े हुए हैं। तो ये एक तरीका है कि बैंक्स के पैसे अपनी तरफ आरबीआई खींच सकता है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लग रहा है इसे हम कहते हैं एसडीएफ। क्या कहते हैं? एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ एक ही चीज़ है। जो फर्क है मेन वो यही है कि रिवर्स रेपो रेट में किसी भी तरीके की कोलैटरल की रिक्वायरमेंट होती है बैंक को, जबकि एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट बैंक्स को किसी भी तरीके की कोलैटरल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे कोई कोलैटरल नहीं दिया जाता है। आई होप इतनी बातें आप सभी लोगों को क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी जो मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं। ठीक है, एनीवे चलो अब अगर हम लोग बढ़ते हैं और कुछ और बातों को करते चलते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग कुछ और भी बातों को करते चलते हैं। सॉरी पीपल, ओके। तो माइक का थोड़ा इश्यू हो गया था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। अच्छा एक बात और मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि जो एसडीएफ है ना, एसडीएफ का इंट्रोडक्शन बहुत पुराना नहीं है, नया। इनफैक्ट जो भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है उनमें से सबसे न्यू एक तरीके से आप एसडीएफ कह सकते हो। न्यू का मतलब ये नहीं कि अभी आया, 2018 में आरबीआई का सेक्शन 17 अमेंड करके एसडीएफ को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वो एक पॉइंट आप लोग याद रखे रहेगा। अब आज के होमवर्क के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूँगी। आपको बताना है इन दोनों का टेन्योर क्या होता है।
रिवर्स रेपो रेट का और एसडीएफ का क्या टेन्योर होता है, ठीक है। तो देखो हमारा काम था कि हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ें और ये समझें कि इससे कैसे लिक्विडिटी को हम लोग कम करते हैं। लिक्विडिटी कम कैसे हो रही है समझिएगा सभी लोग। लिक्विडिटी कम ऐसे होगी क्योंकि जब भी, ठीक है, देखो जब भी लोन बैंक्स लेंगे आरबीआई से और आरबीआई इस लोन का इंटरेस्ट हाई कर देगा, इस लोन का इंटरेस्ट क्या कर देगा, हाई कर देगा, तो इसका प्रेशर कहाँ पड़ेगा, बैंक के ऊपर पड़ेगा। तो बैंक भी अपना जो बैंक भी जो अपना लोन देगा इसका इंटरेस्ट हाई कर देगा और इसकी वजह से डिमांड अपने आप कम होने लगेगी। डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगी। कहने का तथ्य है कि अगर मार्केट से लिक्विडिटी को कम करना है, प्राइस को कम करना है और डिमांड को कम करना है, तो इस केस में जो भी रेट्स हमने लोन में पढ़े, एमएसएफ, बैंक रेट, रेपो रेट, इन सभी रेट को हाई किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हो आरबीआई अपने लोन के रेट को हाई कर देता है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा और क्या किया जा सकता है, बैंक्स को अट्रैक्ट करने के लिए आरबीआई जो डिपॉजिट देती है इसका इंटरेस्ट क्या करेगी, बढ़ाएगी, ठीक है। आरबीआई डिपॉजिट का इंटरेस्ट बढ़ाएगी, इससे क्या होगा, बैंक्स अट्रैक्ट होंगे और डिपॉजिट करेंगे मोर मनी विथ आरबीआई। क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे मोर मनी विथ आरबीआई, अट्रैक्ट हो कि ये काम करेंगे। तो कह सकते हो जब बैंक्स अपने पैसे अट्रैक्ट होके डिपॉजिट करेंगे आरबीआई के पास, इस तरीके से जो बैंक्स की मनी है ये क्या होंगी, ये कम होंगी। जो बैंक्स की मनी है वो कुछ कम होंगी। बैंक्स की मनी कम होंगी तो इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है ये भी कम होगी, ठीक है। तो बैंक्स की जो मनी कम होंगी उसमें जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी है वो भी क्या होगी, वो भी अपने आप ही कम होगी, जिसकी वजह से फिर से प्राइस कम होगा, डिमांड कम होगा, लिक्विडिटी कम होगी। ये सब कुछ अपने आप कम हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट केस में लोन वाले रेट को बढ़ाया जाएगा और दूसरे केस में डिपॉजिट वाले रेट को भी बढ़ाया जाएगा टू डिक्रीज लिक्विडिटी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सीआरआर एसएलआर को बढ़ाने का सेंस क्या होता है, सीआरआर एसएलआर को इसलिए बढ़ाया जाएगा कि मार्केट से लिक्विडिटी बाहर हो। कोई भी लोन वाले रेट्स को क्यों बढ़ाया जाएगा, ताकि मार्केट से लिक्विडिटी बाहर हो। और किसी भी डिपॉजिट वाले रेट को भी बढ़ाया जाएगा ताकि मार्केट से लिक्विडिटी बाहर हो, ठीक है। तो ये बात आप लोग जरा ध्यान रखे रहिएगा कि ये तरीके होते हैं कि प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। अब इसमें दो और टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। एक टर्म होता है जिसको नाम दिया जाता है OMO, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो एक तो ये टर्म हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन, और दूसरा होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये दो और टर्म पढ़ने इंपॉर्टेंट है। एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन और दूसरा है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है। तो ये क्या होते हैं देखते हैं जरा। देखो किसी भी मार्केट के अंदर दो काम होते हैं। पहला काम होता है कि कुछ बाय किया जा रहा है और दूसरा काम होता है कि कुछ सेल किया जा रहा है। तो किसी भी मार्केट के अंदर दो काम होते हैं, या तो कुछ बाय किया जाता है तो कुछ सेल किया जाता है। विंडो मार्केटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बाय सेल करना इन जनरल होता है ना। तो ऐसे ही जैसे नॉर्मल मार्केट में होते हैं वैसे आरबीआई और बैंक्स का भी अपना मार्केट है, कहीं अलग से मार्केट नहीं है। अज्यूम कर लो एक मार्केट है
जहाँ पे कभी आरबीआई कुछ बाई करता है, कभी बैंक्स कुछ बाई करते हैं। तो पहला केस इमेजिन करते हैं जब आरबीआई बाई कर रहा है, और ये लोग टॉफी, चॉकलेट, कपड़े नहीं बाई करते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बाई करते हैं। तो पहला केस जब आरबीआई बायर है, आरबीआई क्या है, बायर है, एंड बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये पहला केस है जब आरबीआई एक बायर है और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर रहा है, ठीक है। तो जब आरबीआई बायर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करेगा, इस केस में क्या होगा, जो भी बायर होता है वो अपना पैसा दे देता है। जो भी बायर होता है, खरीदने वाला है ना, वो अपना पैसा दे देगा। अगर आरबीआई बायर है तो इसी में एक चीज ये भी आएगी, जो बैंक्स हैं ये सेलर हैं। क्या है, सेलर हैं, और ये सेल करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बहुत छोटी सी मैंने आपको बात बताई, जैसे नॉर्मल मार्केट होता है वैसे आरबीआई और बैंक्स का भी एक मार्केट होता है। तो इस मार्केट के अंदर भी बाय और सेल हो रहा है, लेकिन कपड़े वपड़े नहीं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात हो रही है। पहला ऐसा सिनेरियो है कि आरबीआई बाय कर रहा है, यानी कुछ खरीद रहा है, और बैंक्स कुछ बेच रहे हैं, ठीक है। तो जब आरबीआई खरीदेगा, बैंक्स बेचेंगे, जो खरीदेगा वो पैसा दे देगा, जो बेचेगा वो पैसा ले लेगा, ठीक है। तो बैंक्स के पास में पैसा बढ़ेगा क्योंकि ये बेचे, इन्हें पैसा मिला है। जब भी बैंक्स के पास में पैसा बढ़ेगा, ठीक है, जब भी बैंक्स का, मैं पैसे को लिक्विडिटी LIQ से दिखा रही हूं, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो मार्केट या इकोनॉमी के अंदर भी लिक्विडिटी बढ़ेगी। ओवरऑल आप कह सकते हो कि ओवरऑल लेवल पे लिक्विडिटी को बढ़ाया जा रहा है। लिक्विडिटी बढ़ाना, या मैं सीधा सीधा कह सकती हूँ कि लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जा रहा है। तो ये केस होता है इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी। ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस हम देखते हैं। दूसरा केस है जहां पर आरबीआई कुछ सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये वो केस है, आरबीआई सेलर सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दो ही लोग हैं, आरबीआई और बैंक। अगर आरबीआई सेल कर रहा है तो बाई कौन करेगा, बैंक कर रहा है। और यहां पर बैंक्स बायर बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो, आरबीआई सेलर है, सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, वैसे ही बैंक बायर है और बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जैसा हमने इसके पहले पढ़ा, जो भी बेचता है पैसे लेता है, जो खरीदता है पैसे देता है। यहाँ पे बेचने वाला आरबीआई पैसे लेता है। मैंने चैप्टर के शुरू में कहा कि एक ही वो पैसा है, या तो आरबीआई के पास होगा या तो बैंक के पास। अगर आरबीआई बेच के पैसे ले लिया है, यानी वो किसके पास में जाएगा, आरबीआई के पास। मार्केट में बैंक के पास कम हो जाएगा। तो ये वो केस है जब आरबीआई के पास में लिक्विडिटी बढ़ रही है, बैंक के पास में लिक्विडिटी कम हो रही है, मार्केट में भी लिक्विडिटी कम हो रही है। ये वो पूरा सिनेरियो, यानी कि मार्केट में कम की जा रही है। इसको हम लोग कह सकते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा सिनेरियो होता है जब आरबीआई और बैंक खरीद और बेच करते हैं मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए। अगर उन्हें लगता है पैसे बहुत ज़्यादा है मार्केट में तो उसे कम करने की कोशिश की जाएगी, पैसे बहुत कम है तो उसे ज़्यादा की जाएगी। बाय और सेल उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। दूसरा केस आ जाता है हमारे पास मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि जो आरबीआई है सेल करता है सिक्योरिटी को। तो ये एक एडिशनल टूल है जो समय समय पे यूज़ किया जाता है कि आरबीआई मार्केट में सेल करेगा और लिक्विडिटी को कम करेगा। तो OMO का हाफ पार्ट जहाँ पे आरबीआई सेल कर रहा है उसी को MSS भी आप कह सकते हो। बस MSS के ऊपर एक अपनी रोक है कि ये मैक्सिमम 6 लाख करोड़ तक की सिक्योरिटी बिक सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बिक सकती है। तो ये OMO हो गया, MSS हो गया। और ये तरीके होते हैं जिससे आरबीआई समय समय पे लिक्विडिटी को बढ़ाता ज़्यादा करता है अपने टूल्स के मुताबिक।
आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। अगर आपको कोई दिक्कत दुख परेशानी है तो बताइएगा। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, अगर बाई चांस मैंने एमएसएफ में बोला है कि 24 दिन का होता है, इट इज़ 24 आवर्स, ओके। एंड फिर मिलते हैं, तब तक घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, लव यू।